हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का आखिरी चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का चैप्टर है। इसको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तीसरा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एंड आखिरी टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। पहले टॉपिक को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। सो बेसिकली हम जब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री को देखते हैं, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उससे कुछ उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो हमारे लिए कम से कम ये चीजें तो होनी ही चाहिए। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री लोगों के लिए क्या क्या देती है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। क्या करती है डेमोक्रेसी? लोगों के बीच में समानता को बढ़ावा देती है। सभी लोग बराबर से रहें, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। एटलीस्ट ये काम करने का प्रयास करती है डेमोक्रेसी। अभी इसको थोड़ा सा असेस करने का हम लोग प्रयास करेंगे और आगे चल करके। ठीक है, सो पहला पॉइंट याद रखना है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, याद रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ा देती है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोगों को लगता है कि यार ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी सरकार है। जैसे आज मोदी जी की सरकार है हमारे भारत देश के अंदर, तो भारत देश के लोगों को लगता है कि ये तो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी हमारे लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, हमारे दुखों को निवारण करने का प्रयास करेंगे या दुखों को हरने का काम करेंगे। वहीं पर आप देख लो, जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर आप देखेंगे किम जोंग उन का शासन है और वहां पर लोगों को उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है जितनी हमारे भारत देश के अंदर है। लोगों को लगता है कि भारत देश के अंदर कि ये हमारा देश है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर देखेंगे कि लोगों की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। सो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या कर रही है, लोगों की डिग्निटी को एनहेंस करने का काम कर रही है। तीसरी चीज, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, है ना। जैसे आप देखते हो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून बनता है तो डिबेट एंड डिस्कशन होता है। वहीं पर किम जोंग उन अपने ही आप से कानून बना दे रहा है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अच्छा होता है डेमोक्रेसी के अंदर। वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके डिसीजंस को। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमेशा प्रयास करती है कि लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का काम किया जाए, चाहे वो किसानों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गरीबों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोगों की प्रॉब्लम हो, किसी की भी प्रॉब्लम हो। सो डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रोवाइड्स द मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स among citizens, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउज रूम टू करेक्ट ऑल मिस्टेक्स। अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति या सरकार खुद कोई गलती कर देती है, आप देखते हो सरकार को दूसरा मौका दिया जाता है, या लोग कहते हैं कि चलो भैया मोदी जी ने 5 साल में काम नहीं कर पाया, आपके लिए 5 साल और हम देते हैं। तो मोदी जी ने जो काम नहीं किए हैं उन काम करने के लिए और जो उन्होंने गलती की है उन गलतियों को सुधारने के लिए फिर से लोग क्या देते हैं, मौका देते हैं। सो ये चीज डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। वहीं पर डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि भाई एक तानाशाह है, वही अपने हिसाब से सारी चीजों को करेगा। अब उसकी गलती हो चाहे ना हो, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है ना, वो अपना काम करता रहेगा। क्लियर है बात। सो डेमोक्रेसी हमें क्या क्या दे रही है, पहली चीज प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, दूसरा एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, तीसरा है इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड फिफ्थ है अलाउ रूम टू करेक्ट ऑल मिस्टेक्स। प्यारे साथियों, उन पांचों के पांचों पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रमोट इक्वालिटी, इनहेंस डिग्निटी, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउ रूम टू करेक्ट ऑल मिस्टेक्स। क्या बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो डेमोक्रेसी को इन हम 5 फैक्टर्स पे कहीं ना कहीं असेस कर सकते हैं या इसके बारे में हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। हमें लगता है कि यार डेमोक्रेसी इतनी सारी चीजें हमें देती है तो हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। हमारी जो डिजायर्स हैं या डेमोक्रेसी से जो हमारे कहें एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है।
परंतु याद रखना मेरे प्यारे साथियों, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल द सिटीजन्स। लाइक कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए एक बेस प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि सब लोग कॉम्पीट करें, सब लोग प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी से बहुत सारे लोगों की, लाइक स्टूडेंट्स की डिमांड्स रहती हैं, लाइक लैंग्वेज जो इशूज होते हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में, उनको सेटल करने का कहीं ना कहीं डिमांड रहती है। मोर डी लाइक डीआरएस अलाउंस की बात करते हैं, मतलब लाइक डेमोक्रेसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन याद रखना, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिक स्टिक। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि लोगों को एक आधार प्रोवाइड करवाती है कि लोग अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार उन समस्याओं को सॉल्व करने का काम करेगी। क्लियर है बात? देन हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरीके से अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, या कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, उनमें मैक्सिमम गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट होती हैं। वहीं पर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखें, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जो वहां की सरकारें हैं, वो आपको देखने को मिलेगी वो लेजिटिमेट नहीं होती हैं। अभी समझते हैं अपन इनका मतलब क्या है। पहली चीज, अकाउंटेबल को हम समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू ऑल डिसीजंस टेकन बाय हिम। मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसके लिए वो जिम्मेदार है कि भाई अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे? डिमोनेटाइजेशन करेंगे, है ना। डिमोनेटाइजेशन का मतलब लाइक विमुद्रीकरण। लाइक आप क्या कर रहे हो? पैसे को बदल दे रहे हो, ठीक है ना। या सरकार ने कहा कि हम 370 हटाएंगे। अब 370 हटाना, आर्टिकल 370 हटाना सरकार की खुद की जिम्मेदारी है। लोग उसके लिए गलत समझ रहे हो या अच्छा समझ रहे हो, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार। लाइक बेसिकली आप ऐसे समझो कि गालियां सुनने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है कि भाई देखो, गलत किया है तो हमने किया है, सही किया तो हमने किया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जनता को। सो पहली चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती हैं। कैसे होती हैं? पहली चीज, वो फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस करवाती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसीज हैं, वो रेगुलर और फ्री इलेक्शंस तो करवा ले रही हैं, परंतु फेयर इलेक्शन नहीं करवा पा रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फ्री इलेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो पा रहा है, उसमें करप्शन नहीं हो रहा है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि सभी लोगों के लिए चांस मिल रहा है ना। सो एक प्रकार का फ्री इलेक्शन हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन फेयर इलेक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखते हो कि इलेक्शन के अंदर एक बाहुबली खड़ा हो गया है ना। लाइक जिसके पास में खूब पैसा है, खूब लाइक मसल पावर है ना। अपन ने डिस्कस किया था, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में, कि पार्टीज का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी एंड मसल पावर। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो फेयर, लाइक फेयर तरीके से कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। या हम देखें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं करवा पा रही है। सो पहली चीज क्या कर रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फ्री और फेयर और रेगुलर इलेक्शन करने का प्रयास करती है। आप देखते हो कि हमारे भारत देश के अंदर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, फ्री इलेक्शंस होते हैं, बट फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। एक जो गरीब व्यक्ति है, वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है चुनाव, तो उसके लिए आज के समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल है चुनाव जीतना। ये आप लोग भी समझते हो। तो एक फेयर गेम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑल्दो फ्री और रेगुलर इलेक्शंस तो होते ही है, 5 साल में हो जाते हैं इलेक्शंस, हम देखते हैं। वहीं पर सरकार प्रयास करती है अकाउंटेबल होने के लिए। क्या प्रयास करती है? कि जो भी डिसीजंस लेती है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखे। मतलब लोगों को वो बताती रहे कि देखो, हमने ये जो पुल बनवाया है, या हमने ये जो रेलवे लाइन बिछवाई है, या हमने जो उज्ज्वला योजना निकाली है, इस योजना के अंदर जो पैसा लगा है वो कितना लगा है, कितने लोगों को उसका लाभ मिला है। सो बेसिकली सरकार जो डिसीजन लेती है, उस डिसीजन में क्या क्या हुआ, ये लोगों को जानने का अधिकार होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको पता है ना, आरटीआई फाइल करके लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉमन पीपल है वो जानकारी ले सकता है सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं। सो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होने के लिए क्या क्या काम करती है? फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शन करवाने का काम करती है। ऑल्दो फेयर नहीं हो पाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, अकाउंटेबल होने के लिए ये अपने सारे डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है
और तीसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी रखती है अपनी डिसीजन मेकिंग में। ऑल्दो हर डिसीजन में ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिसीजन में सरकार आपके लिए क्या दे देती है, इंफॉर्मेशन दे देती है कि भाई देखो ये काम किया है हमने और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अकाउंटेबल का मतलब समझ में आया। बेसिकली सरकार जो वादे करती है उन वादों के ऊपर क्या करे सरकार, उन वादों के ऊपर खरी उतरे, है ना। सिंपल सी बात यह है कि भैया जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, तो मोदी जी को देने चाहिए, है ना। सो अगर गवर्नमेंट वो 2 करोड़ रोजगार दे रही है तो वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है, ट्रांसपेरेंट है तो वो अकाउंटेबल है, फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शन करवा रही है तो अकाउंटेबल है, जो भी डिसीजन ले रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो वो अकाउंटेबल सरकार है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। वही मैंने बताया आपको, फेयर कहीं ना कहीं गेम नहीं होता है। क्लियर है बात, इस बात को अच्छे से याद रखना। दूसरी चीज हम देखते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। आप देखते हो कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया की ही बात कर लो या आप और किसी गवर्नमेंट की बात कर लो, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर, है ना। नॉर्थ कोरिया के अंदर हम देखते हैं कि भैया सी जिनपिंग नहीं, क्या नाम है उनका भाई, किम जोंग उन ने जो भी डिसीजन ले लिया, अब उस डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज मेरे पिताजी की बरसी है ना, और पूरे के पूरे नॉर्थ कोरिया के लोग हंसेंगे नहीं, सभी के सभी रोएंगे। इसका मतलब सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अगर कोई नहीं रोया तो उसको तोप के सामने रख करके उड़वा दिया जाएगा। तो इस तरीके का डिसीजन ले लिया। अब लोग चाहते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो डिसीजन है वो गलत डिसीजन है, हम चाहते हैं कि तुम इस डिसीजन को वापस लो। तो सरकार क्या उसका रिस्पॉन्स दे रही है? तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हो सकता है कि सरकार रिस्पॉन्स दे दे और हो सकता है नहीं दे। जैसे नॉर्थ कोरिया के केस में हम देख सकते हैं कि भैया उसको कोई मतलब नहीं है, हमारे पिताजी की बरसी है, पिताजी की बरसी का मतलब लाइक आप देखते हैं ना कि लाइक अब वो मनाया जाता है, लाइक जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके हर साल पर वो मनाया जाता है ना, लाइक उनको याद किया जाता है, तो उसी चीज को। तो अब गवर्नमेंट अगर लोगों की डिमांड्स को पूरा कर रही है, लोगों की जो डिजायर्स हैं उनको तुरंत सुन रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे मोदी जी ने 3 कृषि कानून लेकर के आए, लोगों ने कहा, किसानों ने कहा कि ये कानून अच्छे नहीं है, तो उनको वापस ले लिया गया। मतलब सरकार ने रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया? So basically, government is to be attentive towards the public issues and resolve them as required. मतलब कि उस गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिव कहेंगे जो लोगों की जो भी जरूरतें हैं, जो भी पब्लिक के इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सरकार तुरंत सुन लेती है और जाकर के उनकी डिमांड्स को फुलफिल करती है। फुलफिल द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सिटीजन। रिस्पॉन्सिव का मतलब सिंपल यही है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना कि अगर सरकार से लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, किसान डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार उसका रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है। सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि सरकार रिस्पॉन्स करती है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसीज आर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स। क्लियर है बात? क्योंकि ये नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करती हैं, अटेंटिव रहती हैं पब्लिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। And the most important thing of the democratic government is डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब ये लोगों की सरकार होती है। किसकी सरकार होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की सरकार होती है। गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों की सहमति से बनी हुई सरकार होती है। किसकी सहमति से? लोगों की सहमति से। आप सोच के देखो कि एक राजा सुबह आया और बोल रहा है कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूं। एक व्यक्ति कोई उठ करके आया और कह रहा है कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूं, और कह रहा है कि भाई अगर तुम नहीं मानोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो भाई ये किस तरीके का शासन हो गया है? तो ये तो कहीं ना कहीं जायज शासन नहीं है। आपसे क्या किया जा रहा है? आपको जबरदस्ती ही आपके ऊपर राज किया जा रहा है, रूल किया जा रहा है। सो इट इज नॉट अ लेजिटिमेट। वहीं पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? हम लोग जाकर के इलेक्शन में वोट डालते हैं अपनी मर्जी से और क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं। तो वो हमारी सरकार होती है, हमारी कंसेंट से बनी हुई सरकार होती है। क्या बात क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक डिसीजंस
मे और मे नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। वहीं पर हम देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उनके अंदर उनके लीडर्स ने जो भी डिसीजंस लिए, हो सकता है लोगों को पसंद आए, हो सकता है लोगों को नहीं पसंद आए, परंतु डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि जो सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाता है वो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, पसंद होता है या उसको एक्सेप्ट करते हैं। याद रखना, लेजिटिमेट मतलब लोगों की सरकार है, लोगों की कंसेंट के द्वारा बनी हुई सरकार है, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं वो ज्यादातर लोगों को पसंद होते हैं या उसे एक्सेप्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब पब्लिक इश्यूज को लेकर के अटेंटिव है, उनकी नीड्स और डिमांड को फुलफिल कर रही है। और याद रखना, और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शंस करवा रही है, ट्रांसपेरेंसी रख रही है डिसीजन मेकिंग में, और जो भी डिसीजंस लेती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है। ठीक है, क्लियर है? इस बात को याद रखना, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर होता है। वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर ये चीजें हमें बहुत कम, लाइक जैसे लेजिटिमेसी तो देखने को मिलती ही नहीं है ना? क्योंकि राजा अपने आप से ही कहता है कि भैया देखो, आज से मैं राजा हूं और आप मेरी प्रजा हो, मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसा करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव कोई कोई राजा होता है, कोई कोई नहीं होता है। अब देखना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिल्कुल डेवलपमेंट ही नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? कि भैया गवर्नमेंट क्या करे, खूब सारा ग्रोथ करे, है ना, और सब लोगों के पास में पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, है ना। लोगों की तो यही इच्छा होती है कि सरकार क्या है, ग्रोथ करे, हमारी भारत देश की इकोनॉमी खूब सारी ग्रोथ करेगी तो सबके पास में पैसा होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ये देखा गया है कि जो ग्रोथ है वो उतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, याद रखना। लेकिन क्या आप सोच के देखो, अगर डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है तो क्या हम इसी कारण से बोल देंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है? सोच के देखो आप लोग, हम क्या ये कह सकते हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है तो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं लोगों के लिए। जैसे आप कहो, एजुकेशन की जरूरत होती है लोगों को, जैसे सैनिटेशन की जरूरत होती है लोगों को, लाइक स्वच्छ एनवायरनमेंट की जरूरत होती है ना, सैनिटेशन की जरूरत होती है, सिक्योरिटी की जरूरत होती है ना। सो आप सोच के देखो, एजुकेशन चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं लोगों की। आपने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, तो हम कहेंगे कि भैया अच्छी नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नेगेट नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को। सो याद रखना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, परंतु हम फिर भी उसके बावजूद डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की कंडीशंस बढ़िया होती हैं। यहाँ पर हम लोग देखें, एनवायरनमेंट की या सैनिटेशन की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व किया जाता है, लोगों की सिक्योरिटी के लेकर के अच्छे से देखा जाता है, लोगों की हेल्थ केयर को लेकर के अच्छे से सारी की सारी चीजें, व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड नहीं करती है किसी भी कंट्री को हम कहें कि भैया ये अच्छी है या बुरी है। वहीं पर हम देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है थोड़ी सी अधिक होती है, ज्यादा होती है, परंतु वहीं पर देखो आप, लोगों के लिए यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लोगों के लिए बोलने की आजादी नहीं है, लोगों को चुनने की आजादी नहीं है, लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो क्या मतलब है ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ होने का? समझ में आ रही है बात? दोनों का कंपैरिजन आप समझ पा रहे हो? सो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अच्छी, परंतु इसमें और बाकी की चीजें अच्छी नहीं है। सो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज लोगों के लिए फ्रीडम देती है, लोगों के लिए इक्वालिटी देती है, तो इस वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है ज्यादा। बाकी अगर आप एक्चुअल में देखने जाओ तो नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसे आप देख लो, ऑल डेमोक्रेटिक रिजीम्स के अंदर, दुनिया भर की जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर 3.95
परसेंट की ग्रोथ रेट आप देख सकते हो। वहीं पर डिक्टेटोरियल रिजीम्स है, मतलब जहां पर डिक्टेटरशिप है, वहां पर 4.42 है। पुअर कंट्रीज हैं डिक्टेटरशिप के अंदर, पुअर कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो लगभग लगभग आप देखोगे कि इनके बीच में इतना ज्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को क्यों प्रेफर करते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि डेमोक्रेसी में एजुकेशन है, सैनिटेशन है, सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है। इन सारे फैक्टर्स को देख करके हमें डेमोक्रेसी ज्यादा बढ़िया लगती है इन कंपैरिजन विद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है, इस बात को आपको याद रखना। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों क्या बात? इसके बाद आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ इनक्वालिटी एंड पॉवर्टी। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो इक्वालिटी है वो आ गई है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इक्वालिटी नहीं है? क्या ऐसा है? तो दोस्तों जब हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं तो हम देखते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन दोनों के अंदर आज भी इक्वालिटीज है। क्या है? आज भी उनके अंदर इनइक्वालिटीज है, मतलब असमानताएं आज भी हैं। अमीर है, गरीब है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लोगों को, इंडिविजुअल को राइट होते हैं। लाइक उनको राइट टू फ्रीडम होती है ना? उनको क्या होता है? राइट टू फ्रीडम होती है, राइट टू रिलीजन होती है, मतलब आपको धर्म का अधिकार है। मतलब उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि भैया लोगों को क्या ही राइट्स रहते हैं। आप देख लो आज के समय के अफगानिस्तान को, है ना? अफगानिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के अंदर देखते हो आप कितनी खतरनाक स्थिति आज के समय पर बनी हुई है। वहां पर स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूलों नहीं जाने दिया जाता है, बुर्का आपको पहन के ही रखना है। वहां पर एक मोरालिटी लॉ करके चलता है, जहां पर कि अगर स्त्रियों के जो सर के बाल है वो बाहर दिख गए बुर्के से तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब ऐसी स्थिति है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। इनइक्वालिटी तो है ही, पॉवर्टी तो है ही, वहां पर लोगों को फ्रीडम भी नहीं है, वहां पर राइट्स भी नहीं है, वहां पर चॉइस भी नहीं है, ना तो एजुकेशन है, ना ही हेल्थ केयर है। मतलब ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि भैया भले ही इनइक्वालिटी है, भले ही पॉवर्टी है, बट उसके बावजूद भी लोगों के लिए राइट्स हैं, लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? भले ही इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, हैव और हैव नॉट के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों के लिए क्या है? फ्रीडम है, राइट टू चॉइस है। क्या बात आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सो इस बात को आपको समझना है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आज भी इनइक्वालिटीज हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लेकिन कम इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन विद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों बात? हैव और हैव नॉट, मतलब हैव का मतलब होता है जिसके पास में रिसोर्सेस हैं, और हैव नॉट का मतलब जिसके पास में रिसोर्सेस नहीं है। सो भारत देश के अंदर आप देखते हो ना कि 1% लोगों के पास में लगभग 50% वेल्थ है ना? 2% लोगों के पास में लगभग 50% वेल्थ है हमारे पूरे भारत देश की, और वहीं पर 50% लोगों के पास में सिर्फ 98%, लाइक 98% लोगों के पास में 50% वेल्थ। तो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। बट उसके बावजूद भी डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थिति अच्छी है। क्यों है अच्छी? क्योंकि हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी के साथ में मिलकर के काम करती है। क्या करती है? जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो हमेशा कोशिश करते हैं माइनॉरिटी के साथ में मिलकर के काम करने का। जैसे आप देखो भारत देश के अंदर माइनॉरिटीज के लिए क्या है, अलग से नियम बनाए गए हैं कि किसी भी प्रकार का माइनॉरिटीज के साथ में क्या नहीं हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाए, है ना? राइट? समझ में आ रही है बात? सो भले ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर मेजॉरिटी का रूल होता है। क्या होता है? मेजॉरिटी का रूल। आप देखते हो ना कि 543 हमारी लोकसभा के अंदर सीट्स है। इन 543 में से जो भी 273 सीट्स जीत लेता है उसी की गवर्नमेंट बनती है। मतलब मेजॉरिटी सीट्स जिसके पास में आ जाती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है मेजॉरिटी रूल का मतलब कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन रखने वाले लोग हैं उनका रूल चल रहा है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज ज्यादा लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके चलती हैं,
वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि माइनॉरिटी का शोषण हो रहा है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये बहुत देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है किसी के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। जैसे आप देखते हो एससी एसटीज के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं कानून कि इनका शोषण ना हो किसी भी प्रकार से। इट मीन्स जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या जो मेजॉरिटी का रूल है उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी ओपिनियंस का रूल हो रहा है। इसका ये मतलब है कि हर तरह के लोगों की मेजॉरिटी है। मतलब आप मतलब इसमें धर्म के अलग-अलग रिलीजन के लोग भी हो सकते हैं, अलग-अलग कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, अलग-अलग रेस के लोग भी हो सकते हैं। मतलब हर प्रकार के लोग जब मिलकर के मेजॉरिटी बनाते हैं, उस मेजॉरिटी का रूल चल रहा है। क्लियर है क्या मेरे प्यारे साथियों? सो हम क्या कह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज कैसे कम होती हैं आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में? वहां पर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज को ध्यान में रख करके डिसीजंस लिए जाते हैं, माइनॉरिटी को साथ में लेकर के चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी का रूल होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, उनका ये कतई मतलब नहीं होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या मेजॉरिटी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका रूल है। जैसे हमने क्या देखा था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर हमने देखा था कि जो सिन्हालीज लोग हैं यही क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्री पर रूल करने का काम कर रहे हैं और ये अपने हिसाब से नियम कानून बनाने का काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मतलब वो मेजॉरिटेरियन कर रहे थे। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद। जब बहुत संख्या में मतलब जिनकी संख्या अधिक है, वो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी की डिमांड्स और नीड्स को ध्यान में ना रखते हुए अपनी ही चलाना शुरू कर दें। कहें कि भैया देखो अपोनिच भगवान है। ऐसी स्थिति में जब मेजॉरिटी कम्युनिटी आ जाए तो उसे हम मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। सो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी का रूल ये कतई मतलब नहीं होता है कि एक धर्म के लोगों के मेजॉरिटी का रूल हो रहा है या एक पर्टिकुलर रेस की मेजॉरिटी का रूल है। इसमें इन सब लोगों का मिलाकर के जो मेजॉरिटी बनेगी उसका रूल होगा। आप इस बात को समझो। मेजॉरिटी का मतलब ये है कि भैया हर धर्म के लोग होंगे उसके अंदर, हर जाति के लोग होंगे उसके अंदर, हर वर्ग के लोग होंगे। मतलब सभी लोगों से जब जो मेजॉरिटी बनेगी, मतलब इसके अंदर ये जो 273 सीट्स जीती हैं, वो सभी अलग-अलग धर्म की हो सकती है, अलग जाति की, अलग वर्ग की हो सकती है। इन सब से मिलकर के जो मेजॉरिटी बनी है, वो वाली मेजॉरिटी काम करती है या रूल करती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। प्यारे साथियों, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर किसी को ये चांस मिल जाता है कि भैया आज के दिन तुम सरकार में हो, कल के दिन हम भी सरकार में आ सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है कि 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो फिर सरकार बदल जाएगी। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, वहां पर तो एक ही जन की सरकार चलती रहती है हमेशा। सो कैसे इनइक्वालिटी खत्म होती है? क्योंकि सबके लिए चांस होता है। जो माइनॉरिटी होती है उसकी डिमांड्स को, उसकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। मेजॉरिटी का रूल नहीं होता है। मेजॉरिटी का रूल होता है तो उसमें हर प्रकार की मेजॉरिटी होती है। लाइक मतलब एक धर्म विशेष की मेजॉरिटी नहीं होती है, एक जाति विशेष की मेजॉरिटी नहीं होती है। और मेजॉरिटी को लेकर के मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेकर के काम करती है, कोऑर्डिनेशन में काम करती है। इस बात को अच्छे से याद रखना। कैसे इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर और वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये स्थिति आपको गंभीर देखने को मिल जाती है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों बात? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। आप सोच के देखो कि किस तरीके से भारत देश के अंदर लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हुई है। आप देखते हो कि हर व्यक्ति अपने अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है और सरकार को चुन सकता है। मतलब आप वोट डालोगे अपनी इच्छा से, किसी का आपके ऊपर दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, तो आप हर प्रकार से क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। मतलब आपको ये फ्रीडम है। आपको डेमोक्रेसी के अंदर ये फ्रीडम मिलती है। वहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर भैया राजा का चुनाव थोड़ी ना होता है। तो स्थिति गंभीर है। मतलब आपको राइट टू वोट है, इसका मतलब आपकी डिग्निटी, आपका आत्मसम्मान है। आप सोच के देखो, आपको लगेगा कि यार आत्म और सम्मान है। मतलब आपको लगेगा कि ये तो मेरी गवर्नमेंट है, मैंने वोट डाला जब ये गवर्नमेंट बनी। आपको प्राउड फील होगा कि नहीं होगा कि ये मेरी गवर्नमेंट है? आपकी डिग्निटी, आत्मसम्मान बढ़ेगा। आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी सरकार को चुन सकते हो, पॉलिटिकल फ्रीडम है। कैसे चुन सकते हो? अपना वोट डाल करके।
एंड एवरीवन हैव अ फेयर चांस टू गिव हिज ओपिनियन। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर हम क्या देखते हैं, हर व्यक्ति क्या दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, सरकार को बता सकता है कि देखो ये अच्छी चीज है, ये गलत चीज है, हमारे लिए ये अच्छा हो सकता है, हमारे लिए ये बुरा हो सकता है। जैसे आप पंचायत के इलेक्शंस में देखते हो, या आप देखो मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है हमारे लिए, है ना, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो मोदी जी ने ये सब लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा है कि भैया आप सब लोग बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या अच्छी व्यवस्था है कि गलत व्यवस्था है? मतलब हर व्यक्ति को ओपिनियन देने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर बताओ, सोच के देखो, किम जोंग उन को आप ओपिनियन दे रहे हो कि आपने ये जो अपने पिताजी की बरसी के ऊपर हम सबको बोला है कि आपको हंसना नहीं है और रोना है, ये अच्छा नहीं है। आपने जैसे ही ये बोला, मतलब आप अगले दिन का सूरज नहीं देख पाओगे। मतलब आप समझ पा रहे हो? सो डिग्निटी और फ्रीडम कैसे मिल रही है? एवरीबॉडी हैव अ राइट टू वोट, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल रही है। एवरीवन हैव अ फेयर चांस टू गिव हिज ओपिनियन, और उसके साथ साथ में पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। आप सरकार के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज होती है डेमोक्रेसी के अंदर। वहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर देख लो आप, कहां डिसीजन मेकिंग, मतलब राजा ने अपने हिसाब से क्या ले लिया है, फैसला ले लिया है, लोगों से पूछा ही नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिला। वहीं पर जो वीमेन्स आर मोर रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, आप देख के सोच के देखो, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन चल रहा है आजकल, आज के समय पर, है ना, तालिबान का शासन चल रहा है अफगानिस्तान में, और तालिबान में क्या इज्जत है वीमेन्स की, आप देख सकते हो। वहीं पर आप भारत देश के अंदर देखो, वीमेन्स को राइट टू वोट दिया जाता है, वीमेन्स के लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। मतलब हर तरीके से वीमेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है, किसी भी प्रकार का उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो उनके साथ में। मतलब हर प्रकार से वीमेन्स को प्रोटेक्ट करने का और उनकी डिग्निटी को और उनकी इंटीग्रिटी को बचाने का काम किया जाता है। उनके लिए ये आज़ादी है कि वो काम करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो उतना अच्छे से नहीं कह सकते हो, लेकिन तालिबान से तो अच्छी स्थिति है, अफगानिस्तान से तो अपने भारत देश की, है कि नहीं? इसका मतलब कि विमेन्स को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कंपैरिजन में। उनके लिए चांस होता है अपना ओपिनियन देने का, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, और पॉलिटिकल फ्रीडम होती है। इन चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखना मेरे प्यारे साथियों, पॉलिटिकल फ्रीडम, ओपिनियन देने का चांस, और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस, वीमेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों बात? सो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।